हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साइंस साइड जो 11th एंट्रेंस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, इन्हें PYQs के तौर पे हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहेंगे। क्वेश्चंस के इस तरह के क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन है? क्लास 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, वर्क स्केलर है। तो सर बच्चा सिर्फ एक, एंड दैट इज व्हाट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। सर इसमें क्या है? वेलोसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्टेज नहीं, एम्पियर, ओम। वाट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिरर इज यूज्ड Which mirror is used in vehicle rear view mirror? साइड मिरर, विंग मिरर के तौर पे किस मिरर का इस्तेमाल हम करते हैं? आप सबको पता है कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होता है। द आंसर इज कन्वेक्स मिरर। हेडलाइट ऑफ कार में कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। डेंटिस्ट कनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोलर फर्नेस में कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन शेविंग मिरर के तौर पे कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, बट रियर व्यू मिरर के तौर पे इस मिरर का इस्तेमाल होता है, कन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, Na2CO3.10H2। इसमें से कहीं दिख रहा है दिस इज केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। इसमें दो आंसर और थे ऑप्शंस, बट द आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इवॉल्व्ड when zinc react with dilute hydrochloric acid। सपोज जिंक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बनाएगा और यह हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस, विच गैस पूछा है तो हाइड्रोजन गैस है, आप याद रखिएगा, एंड द हाइड्रोजन गैस इज आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी की फंक्शनल यूनिट, बहुत कम टाइम में मैं सारे रिवीजन करवा दूंगा, बस आप थोड़ी देर के लिए बने रहना। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, भाई जाहिर सी बात है आंसर है नेफ्रॉन। आंसर क्या है बच्चों? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। फंक्शनल, अच्छा न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन आपको पता है बच्चों, ये नर्व सेल कहलाता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। नेफ्रॉन जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन दिखने में आपने देखा होगा, न्यूरॉन जो दिखने में होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। न्यूरॉन जो दिखने में होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटर में होता है, इस तरह से न्यूरॉन दिखने में इस तरह से होता है। और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन वो बच्चों दिखने में कुछ इस तरह से होगा, नेफ्रॉन दिखने में इस तरह से होता है। तो ये नेफ्रॉन है, तो इस तरह से नेफ्रॉन दिखने में होता है। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। अच्छा, एल्वियोली क्या है? एल्वियोली आप सबको पता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमारे लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर है विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो दिस इज कॉल्ड एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच लॉ एक्सप्लेन्स कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। विच लॉ एक्सप्लेन्स, तो भाई जाहिर सी बात है आपने एंटोनी लेवोशियर का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा क्लास 9 चैप्टर 3 में। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एंटोनी लेवोशियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इस तरह से आप ये बता सकते हो इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनती है इज ऑलवेज रियल। प्लेन मिरर में पहली बात रियल इमेज कभी नहीं बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, यस, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड कभी इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखना वर्चुअल और रियल के साथ कभी इरेक्ट इस्तेमाल नहीं होगा, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी बच्चों, ध्यान रखना प्लेन मिरर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है? भाई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, भाई बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, खर्च पूरा खत्म नहीं हो सकता। विंड एनर्जी रिन्यूएबल है, बायोमास रिन्यूएबल है। सर ये है हमारा कोल। कोल इज रिन्यूएबल सोर्स, इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन मेल में सेक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन इज। सेक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन हमेशा हेट्रोजाइगस होता है। हेट्रो मतलब अलग अलग, एक एक्स होगा तो दूसरा वाई। देखो यहाँ पे XY कहीं दिख रहा है, यस XY दिख रहा है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन। और फीमेल में पूछे तो XX याद रखिएगा, ठीक है। और बॉय और गर्ल होने के, बर्थ ऑफ बॉय और गर्ल के पैदा होने के चांसेस कितने होते हैं? परसेंटेज तो 50% चांस, ध्यान रखना, 50% ऑफ बॉय एंड 50% ऑफ गर्ल। नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होगा? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू बच्चों कितना होता है? जाहिर सी बात है 7 होगा। ये एसिडिक कहलाएगा और ये बेसिक कहला जाएगा। 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, और 7 है तो न्यूट्रल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फिनोमेना कॉजेज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की वजह कौन है? बेटा रिफ्लेक्शन तो कभी नहीं हो सकता, रिफ्रैक्शन होगा, तो आंसर होगा रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में भी कौन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पार्ट ऑफ
सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इनमें से कौन है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, आप सब देख सकते हो, न्यूक्लियस इज नॉट द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, वैक्यूल आपको पता है, वैक्यूल क्या करेगा, ये स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। भाई रेसिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है बच्चों? ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। रेसिस्टेंस इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इस फॉर्मूले से आपको पता चल सकता है। एल पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ए पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, और एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है। या रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला रो एल अपॉन ए पढ़ा होगा आपने, इस फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हो। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। तो भाई इन पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, मटीरियल पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर ओनली नहीं, ऑल ऑफ दिस सब पे डिपेंड करता है सर। टेम्परेचर पे भी करेगा, मटीरियल ये रो पे भी करेगा, मटीरियल पे, लेंथ पे भी करेगा, एरिया पे भी करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट? बच्चों बॉक्साइट और हमेशा याद रखिएगा एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट और का एग्जाम्पल। ठीक है, बॉक्साइट और कौन होता है? एल्यूमिनियम। और मरकरी के ऑक्साइड को सिनाबार बोलते हैं, याद रखना, सिनाबार। मरकरी के ऑक्साइड को सिनाबार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? भाई हार्ट से दूर कौन ले जाता है? तो याद रखना आर्टरीज होते हैं जो हार्ट से दूर ले जाते हैं। तो आर्टरीज में ऑप्शन है, देखो आर्टरी, वीन्स नहीं, ये हार्ट के पास लाते हैं ब्लड को, आर्टरीज हार्ट से दूर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफाइनाइट 0 1 मीटर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर होना चाहिए आप बताइए, इनका आंसर क्या होना चाहिए? भाई फोकल लेंथ, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होगी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, और प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन पूछे तो +1 याद रखना, +1। प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन +1 और इसकी फोकल लेंथ पूछे तो इनफाइनाइट बताना है बच्चों। क्लियर है? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूजेज वाटर वेपर इज कॉल्ड। वाटर वेपर जिस प्रोसेस से प्लांट पत्तों से, स्टोमेटा से लूज करता है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। रेस्पिरेशन तो आपको पता है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड। डिफ्यूजन आपको पता है, इट्स अ प्रोसेस, डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज ओम्स लॉ? बढ़िया क्वेश्चन है ये। ओम्स लॉ इनमें से कौन सा कंडक्टर ओबे करेगा? ओम्स लॉ को देखो, हर कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता बच्चों, याद रखना। ओम्स लॉ को ओबे कौन करेगा यहाँ पर बच्चों? नाइक्रोम। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, डायोड ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ट्रांजिस्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। यानी ये नॉन ओमिक कंडक्टर, ये नॉन ओमिक कंडक्टर, ये नॉन ओमिक, और हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ दो ओमिक और नॉन ओमिक। ये ओमिक कंडक्टर, इसको ऐसे ही पूछा जा सकता था, इसमें से ओमिक कंडक्टर कौन है? तो ओमिक कंडक्टर का मतलब है वो जो ओम्स लॉ को ओबे करे। ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको जो ओबे करे वो ओमिक कंडक्टर है, जिसमें नाइक्रोम आएगा बच्चों। नाइक्रोम वही जो हीटर में इस्तेमाल होता है। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का अलॉय है, ये बात याद रखना, निकल एंड क्रोमियम का अलॉय है। रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स, भाई रस्टिंग ऑफ आयरन को एयर और मॉइस्चर दोनों चाहिए। तो एयर मतलब ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों चाहिए। ये सिर्फ नहीं चाहिए, ये सिर्फ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये बात याद रखना। क्लियर? ओके। जैसे आयरन की रस्टिंग होती है तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। सिल्वर खराब होता है तो क्या होता है? ब्लैक कलर का हो जाता है, उसके ऊपर लेयर Ag2S की होती है। और कॉपर खराब होता है तो कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है, CuCO3। याद रखिए, ग्रीन कलर का हो जाता है। कॉपर खराब होता है ग्रीन कलर का, सिल्वर खराब होगा ब्लैक कलर का, और आयरन खराब होगा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये 20 क्वेश्चन थे हमारे। इन 20 क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसको अच्छे से याद करिएगा। और अगर आप चाहते हो रिवीजन और ज़्यादा करना, आपके पास अगर और टाइम है तो प्लीज़ आप ध्यान से चैप्टर 3 में जाकर के क्लास 10 के अलॉय वगैरह देख लीजिएगा, कौन सा अलॉय किससे बना हुआ है, कौन सा अलॉय किससे बना हुआ है। अब आप चैप्टर 4 में जाकर के जो वो है रिएक्शन है, चैप्टर 4 के सारे रिएक्शन एक एक करके देख लेना। जैसे ऑक्सीडेशन है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ये सारे रिएक्शन जो है, स्टेरिफिकेशन है, सैपोनिफिकेशन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा बच्चों। क्लियर? ओके। और याद रखना, क्लास 9 से अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकता है? जब पाथ स्ट्रेट हो। जब पाथ स्ट्रेट हो हमेशा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं होगा, याद रखना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में कई बार एमयू में पूछे गए हैं। तो इसी तरह से मिलते हैं आगे की क्लासेस में। आप जाहिर सी बात है कल को 11th में जाएंगे, 11th की मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो इस चैनल पे आपको 11th की फिजिक्स मिलेगी। बाकी इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। एमयू में खास करके देखा जाता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को करने के साथ साथ टाइम कैसे मैनेज करते हो, ये बात ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन से मोहब्बत मत कर लेना कि उस क्वेश्चन पे लगे तो करके छोड़ेंगे सर, आपका टाइम निकल जाएगा।
माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स कटेंगे आपके। तो नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, कई बार आपको डाउट है, अगर डाउट है तो छोड़ दो उसको, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन कॉन्फिडेंट है तो आपको करना है, नहीं तो अगर आपको लगे यार मार्क्स अच्छे जा रहे हैं मेरे, मान लो आप बढ़िया कर रहे हो और अच्छे खासे आपने 70-80% क्वेश्चन आपने 100 में से कर लिए, 75 भी नहीं 70+ अगर आपने कर, अगर 70 से ज़्यादा क्वेश्चन आपने कर लिया, आप प्लीज़ तुक्का मत लगाना, प्लीज़ उसमें आप अपने हिसाब से तुक्का मत लगाइएगा, कुछ भी रैंडम मत मारिएगा आंसर। और अगर आपको लग रहा है कि आप, बल्कि मैं ये सजेशन 65+ नहीं 65+ वाले बच्चों को भी दूंगा, अगर आपके 65 से ज़्यादा सही मार्क्स मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं 65 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर चुका हूँ, तो प्लीज़ आप तुक्का मत लगाना, आपका सिलेक्शन हो सकता है कि हो जाए, 80-90% चांस है। क्लियर है बच्चों? और अगर आपको लग रहा है कि 60 से कम नंबर आपके हुए हैं और आपको लग रहा है कि आप सिलेक्शन मुश्किल है मेरा, अगर मैं नहीं लगाया तुक्का, तो आप उस टाइम पर आप तुक्का लगा सकते हो। तुक्का लगाने में ऐसा है, देखो मैं तरीका तो नहीं बता रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ कि चांसेस सही होते हैं कि जैसे शुरू के 4 AA लगा दिए, बाद के 4 BB लगा दिए, बाद के 4 CC लगा दिए, इस तरह से आप लगा देना। बाकी ये तब करना है एट दी एंड, बिल्कुल लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, सिलेक्शन हो नहीं सकता, 50 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं हुआ आपके, तो आप इस तरह से तुक्का वगैरह लगा सकते हो। अगर 60 या 65 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहे हैं तो प्लीज़ तुक्का मत लगाना, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन जाती है इस तरह से। अगर आप तुक्का लगा देते हो तो पॉसिबिलिटी खत्म। ओके बच्चों, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आगे जैसा भी होगा। आप 11th में आएंगे, फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा आपको। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, थैंक यू।